हेलो बच्चों, आज फिर से इस कक्षा में आपका स्वागत है। और आज का आपका जो चैप्टर है वह स्पर्श में से लिया गया है और उसका शीर्षक है पतझड़ में टूटी पत्तियां। बच्चों, इस चैप्टर में ये जो पतझड़ में टूटी पत्तियां नामक शीर्षक है, इस चैप्टर के दो भाग हैं। पहला भाग है गिन्नी का सोना और भाग 2 है जेन की देन। लेकिन एक बात यह आप समझ लीजिए कि इन दोनों भागों का टूटी पत्तियों से कहीं दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि दोनों ही भाग अलग अलग कहानी बयान करते हैं। तो ये चैप्टर जो कि भाग 2 है, इस बार के पाठ्यक्रम में आपकी कक्षा में सम्मिलित किया गया है। भाग 1 नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जेन की देन क्या शीर्षक रखा है। बच्चों, ये शीर्षक एक ऐसी सभ्यता की परंपरा के बारे में बताता है जो कि विश्व में छोटा सा देश है जापान, जिसे सूर्य का देश भी कहा जाता है। वहां पर एक उनकी सभ्यता में जेन की देन एक परंपरा है, उसका वर्णन करता है। जेन की देन क्या है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन लेखक ने इस चैप्टर को आपको पढ़ाने का उसका उद्देश्य क्या है वह आपको थोड़ा सा समझा दूं। क्योंकि जापान एक छोटा सा देश है और वह अमेरिका जैसी कंट्री को, अमेरिका जैसे देश को कड़ी टक्कर दे रहा है। लेखक कहता है कि इस उस प्रतियोगिता में या इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में जापान के लोग कुछ रोगों का शिकार हो रहे हैं। और वह कौन से रोग हैं और किस कारण से हो रहे हैं, आगे मैं इसके बारे में विस्तार से इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, जेन की देन। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व जो इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले जापानी सभ्यता में जेन की देन परंपरा क्या है, इसके बारे में आप अध्ययन कर बता पाएंगे। अर्थात जापान के लोगों में जेन की देन परंपरा का क्या महत्व है वह आप बता पाएंगे। दूसरा, जापान के लोगों में मानसिक रोगों के कारण के बारे में लिख पाएंगे। अर्थात लेखक जब जापान गया तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि यहाँ कौन से रोग अधिक होते हैं। तब उसने बताया था कि जापान के लोगों में मानसिक रोग अधिक हो रहे हैं। तो इसके बारे में जानकर आप लिख सकेंगे। तीसरा था कि जापान में चाय पीने के स्थान की विशेषता के बारे में लिख सकेंगे। जापान में जो चाय पीने की जगह है, जो स्थान है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उस स्थान की क्या विशेषता है ये भी आप इस चैप्टर का जब अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में भी आप लिख सकेंगे, उसके बारे में बता पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में चाय पीने के स्थान की एक बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चों, जापान में जेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है। बौद्ध दर्शन यानी जो महात्मा बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी चलाई थी,
उसमें जो वर्णित किया गया है, उसमें जो एक्सप्लेन किया गया है, क्या एक्सप्लेन किया गया है? मेडिटेशन की एक पद्धति है, उसे जैन की देन कहते हैं। याद करिए, मैंने ऊपर आपको अभी बताया कि जापान में जैन की देन परंपरा क्या है। तो आप ये याद रखेंगे कि जापान में जो बौद्ध दर्शन है, जो बौद्ध फिलॉसफी है, उसमें जो वर्णित किया गया, उसमें जो एक्सप्लेन किया गया है, अर्थात मेडिटेशन की एक पद्धति है, उसके बारे में ये जैन की देन आपको, उसके बारे में ये चैप्टर उसकी याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच चैन भरे पा जाते हैं। अर्थात इस जैन की देन परंपरा के कारण आज जापान के लोग इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी शांति के पल ढूंढ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों, आपने ये ध्यान रखना है। अब चैप्टर की शुरुआत है। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, अर्थात लेखक जापान में भ्रमण करने के लिए गए, वहां पे अपने दोस्त से पूछते हैं कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। तो उन्होंने एकदम जवाब दिया, मानसिक। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण मीन्स मानसिक रोगी, साइकेट्रिक। तो लेखक कहता है इसकी क्या वजह है? तो इसके बारे में लेखक के मित्र ने जो बताया वह ये है। कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। जब हम अकेले पड़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अर्थात जापान के जीवन की रफ्तार अत्यंत तेजी से बढ़ी है। आपने देखा, एक छोटा सा कंट्री है, एक छोटा सा देश है, और अमेरिका जैसी विशाल कंट्री को कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन और उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। वहां कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, बोलता नहीं बकता है, और कभी कभी तो वे अकेले ही अपने आप से बड़बड़ाने भी लगते हैं, क्योंकि बदाभास होकर, काम का दबाव होने के कारण वो अकेले ही आपसे बातें करते रहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि हम अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन, आगे बढ़ने की होड़। प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ को कहते हैं प्रतिस्पर्धा। 1 महीने के काम को 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। और वैसे भी दिमाग की रफ्तार तो हमेशा ही तेज रहती है, क्योंकि आपको पता है ये दिमाग अभी 1 सेकंड में यहाँ है तो दूसरे सेकंड वो पता नहीं अमेरिका या कहीं और जापान विश्व के कहीं दूसरे कोने में पहुंच जाता है। और फिर उसमें स्पीड का इंजन लगाने पर तो वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा भी आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन ही टूट जाता है। कहने का भाव, ये लाक्षणिक शब्दावली है कि जब आप अपने दिमाग से अत्यधिक काम लोगे, क्योंकि वैसे ही वो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और उससे अधिक काम लेने से वह अधिक रफ्तार से दौड़ता है, और एक क्षण ऐसा भी आता है कि वह मानसिक तनाव में आ जाते हैं और फिर पूरा इंजन ही टूट जाता है, अर्थात वह तहस नहस हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ मानसिक रोग बढ़ गए हैं। मैंने आपको बच्चों ऊपर बताया कि दूसरा लर्निंग आउटकम्स क्या है जो आपने याद रखना है एग्जाम से संबंधित। मैंने आपको बताया था कि जापान के मानसिक रोगों के क्या कारण हैं, तो आपने इस चीज को याद रखना है। अब बच्चों, लेखक को उसके दोस्त, उसके मित्र शाम को एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी मीन्स चाय पीने की एक विधि है जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। अर्थात ये चाय पीने की एक विधि है। ये सेरेमनी जैसा लगता है,
यानी वहां पर जो चाय बनाई जाती है उस जगह या चाय पीने की जो विधि है वह एक सेरेमनी के रूप में बदल जाती है। तो लेखक को उसके दोस्त वहां ले गए। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी, जिसकी छत पर दफ्ती मीन्स लकड़ी की दीवारों वाली तातामी चटाई आपने देखा होगा कि लकड़ी की छोटी छोटी तीलियों को काट करके एक चटाई बनाई जाती है, उससे बनी हुई एक पर्णकुटी। पर्ण होता है पत्तों की कुटिया, यानी लकड़ी की दीवारें थी उस चटाई जैसी टांगे और ऊपर पत्तों की कुटिया थी, पत्ते उसमें ढके हुए थे। ऐसी इमारत थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेढब मीन्स बेतरतीब सा एक मिट्टी का बर्तन था वहां पर, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव उसी पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन कौन? जो चाय बनाता है, जापानी में उसे चाजीन कहते हैं। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो मीन्स आइए तशरीफ लाइए, यानी दोजो जापानी लैंग्वेज का वर्ड्स है जो कि जिसका मीनिंग है आइए तशरीफ लाइए, अर्थात बैठिए, कहकर उसने स्वागत किया। आपने देखा कि जापानी लोग कमर झुकाकर प्रणाम करते हैं। तो चाजीन ने लेखक और उसके मित्र का अच्छी तरह से स्वागत किया। उन्होंने बैठने का इशारा किया, बैठने की जगह दी। अंगीठी सुलगाई उसने, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। बच्चों, उस चाजीन की ये सारी क्रियाएं, सारी एक्टिविटी इतने गरिमापूर्ण ढंग से की गई। गरिमापूर्ण मीन्स गौरवता से, महानता से, बड़े सिविलाइज ढंग से की गई। उसकी हर भंगिमा से लगता था, उसकी एक एक एक्टिविटी से, एक एक भाव से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। अर्थात ऐसे लग रहा था कि हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर मधुर स्वर गीत गूंज रहा हो। एक बड़ा ही मिठास भरा वातावरण वहां पर उपस्थित हो जाता है। और वह वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। अर्थात जो चाय का पानी खौल रहा था, चाय बनाने का उबल रहा था, उसका भी खोलना लेखक को सुनाई दे रहा था। फिर चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। बच्चों याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि वहां पर 3 ही मित्र, उससे ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां शांति मुख्य बात होती है। इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। और प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी उस कप में। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पी रहे थे और करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का ये सिलसिला चलता रहा। अर्थात उस कप में जो चाय थी उसको उन्होंने 1.5 घंटे तक एंजॉय किया, आराम से पिया। ये नहीं कि आगे दौड़ और पीछे जाओ। अर्थात चाय आई और हमने पेट में डाल ली। तो ये उनकी जापानियों के इस चाय के स्थान की विशेषता है, क्योंकि इसी को मैंने आपको एक 3rd लर्निंग आउटकम दिया था कि चाय पीने की स्थान की क्या विशेषता है, उसके बारे में आप लिख पाएंगे। तो यही वह आंसर है कि चाजीन ने कैसे लेखक को, मित्र को उनका स्वागत किया, बिठाया, बर्तन साफ किए, तौलिए से साफ किए, झुककर प्रणाम किया और जो चाय की जो जितनी क्रियाएं की, ऐसे लग रहा था किसी सुंदर वातावरण में, मधुर शांत वातावरण में हम जहां पर एक मीठा सा गीत गाया जा रहा हो, इतनी शांति थी। और वहां 3 से ज्यादा आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। अब बच्चों, लेखक चाय पीने लगा। जब उस चाय को पी रहा था वहां पर उस शांत वातावरण में
तो पहले 10-15 मिनट तो वह उलझन में ही पड़ा रहा, उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर देखा उसने कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। जो दिमाग की जो स्पीड है, आपने देखा ना कि मानसिक रोगों में दिमाग में जो 1000 गुना स्पीड का इंजन लग जाता है। तो यहाँ पर इस चाय पीने की स्थान पर जैसे ही उसने चाय पी तो 10-15 मिनट उलझन में रहा। फिर उसके दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ती गई और थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा कि मैं अनंत काल में जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। अर्थात कि लेखक को लगा कि मैं किसी अनंत काल में जी रहा हूँ, सब कुछ शांत वातावरण और किसी और ही मेडिटेशन में पहुंच गया है, जैसे हम ध्यान लगाते हैं। आपको कहा ना ऊपर कि जैन की देन परंपरा एक बौद्ध दर्शन में मेडिटेशन की एक पद्धति है जो आज हमें ये याद दिलाती है। तो यह वही है। आगे लेखक कहता है, लेखक अब अपने देश की लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में बताता है कि हम क्या करते हैं। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। ये भारतीय लोगों की पहचान है, क्योंकि या तो हम भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं। और दरअसल लेखक कहता है कि ये दोनों काल मिथ्या हैं। मिथ्या मीन्स झूठे हैं, क्योंकि एक चला गया है और दूसरा भी आया नहीं है। भूतकाल बीत चुका है, हमारे हाथ में नहीं है, और भविष्य भी आना है, वो पता नहीं कैसा होगा, हम भी होंगे कि नहीं होंगे, वो आया ही नहीं है। तो हम इन दोनों कालों में ही जीते रहते हैं। हमारे सामने वर्तमान क्षण होता है, आज होता है, हमारे पास केवल प्रेजेंट होता है, आज है, और यही सच होता है। इसी में मनुष्य को जीना चाहिए। तो चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। लेखक ने कहा कि उस दिन चाय पीते पीते मुझे पता चला कि भूत और भविष्य काल दोनों कुछ नहीं है, क्योंकि ये मिथ्या है, ये हमारी एक झूठी मानसिक स्थिति है। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। बच्चों, आपने देखा कि ये वर्तमान ही इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि जो बीत चुका है वो हमारे हाथ से निकल गया है और भविष्य अभी आना है, वह भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल वर्तमान है, उसी का सही प्रयोग करना चाहिए, उसी में जीना चाहिए, उसी में उसे आनंदित पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। लेखक को उस दिन पता चला कि जीना किसे कहते हैं, और यही जैन परंपरा की सबसे बड़ी देन जापानियों को मिली है, जिसको कि वे आज भी जीवित रखे हुए हैं। चलिए बच्चों, याद करिए, मैंने आपके सामने चैप्टर प्रारंभ करने से पूर्व इसके लर्निंग आउटकम्स आपको बताए थे। अब स्मरण कीजिए कि क्या आपको इसके बारे में कुछ बोध हुआ कि आपने इनमें से कुछ अचीव किया। जैसे जैन की देन परंपरा क्या है, क्या आपको पता चल गया? या जापान के लोगों में मानसिक रोगों के कारण क्या हैं, वे आप जान गए? मैंने ऊपर रिपीट किया था 2 बार कि जापान के लोगों में मानसिक रोगों का कारण क्या है, उनके जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, और वैसे भी दिमाग की रफ्तार ज्यादा होती है, और जब उसमें स्पीड का इंजन लगा देते हैं तो वह 1000 गुना स्पीड से दौड़ता है, और एक क्षण ऐसा भी आता है कि वह इंजन टूट जाता है, अर्थात दिमाग में मानसिक रोग हो जाते हैं। और थर्ड था कि जापान में चाय पीने की स्थान की क्या विशेषता है, उसके बारे में आप लिख सकेंगे। आपको पता चल गया होगा कि चाय पीने मैंने अभी रिपीट किया है। तो यदि आपको ये तीनों लर्निंग आउटकम्स क्लियर हो गए हों तो ठीक है, अदरवाइज इस वीडियो को आपको पुनः देखना होगा। बच्चों, एक असाइनमेंट आपके लिए मैंने तैयार की है, जो कि AIL अर्थात आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसका अर्थ है कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सी और
अपनी कलात्मकता का, अपनी कला का परिचय करवा सकते हो। तो मैंने इसके लिए आपको ये एक्टिविटी तैयार की है, अर्थात विश्व के मानचित्र पर आपने वर्ल्ड का मैप लेना है, उसमें जापान को हाईलाइट करना है, दिखाना है कि ये जापान का देश है और उस जापान के देश की कुल एरिया, क्षेत्रफल कितना है, उसकी जनसंख्या कितनी है, भाषा कौन सी बोलते हैं, साक्षरता दर क्या है, उसके बारे में ये सारी जानकारी आपने यहाँ देनी है, इस एक्टिविटी में देनी है। इसे आप एक चार्ट बना करके भी प्रस्तुत कर सकते हो और जो भी इसका डेटा है वो अलग अलग रंगों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, अथवा ग्राफ बना करके भी इसे दिखाया जा सकता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।